विल डिस्कस फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री मेक्स मनी एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ऑथराइजेशन है। जो ऑथराइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है ना, आपके नोटों पे देखना लिखा होता है, मैं धारक को फलाना रुपये देने की गारंटी देता हूँ, ऐसे करके लिखा रहता है। तो ये क्या है? ये एक ऑथराइजेशन है, वरना ये कागज़ का जो ये टुकड़ा है बस कागज़ का टुकड़ा ही रह जाएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट उसे ऑथराइज ना करे। सो करेंसी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज इट इज़ बीइंग ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। नो अदर इंस्टीट्यूशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। इसीलिए ये करेंसी की वैल्यू होती है, वरना इसे फिएट करेंसी कहते हैं। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी नहीं होगी। जैसे 500 का नोट है, तो क्या उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 500 है? मतलब कि वो चीज़ को अगर कहीं बेचने जाओगे, अगर उसको गवर्नमेंट ना ऑथराइज करे तो 500 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है। The interest rate charged by banks on short-term loans to their largest, most secure and most credit-worthy customer is called। तो देखिए, जो सबसे सेफ, सबसे जो है सिक्योर, क्रेडिट वर्दी कस्टमर होता है, उसको बहुत कम रेट पे बैंक जो है लोन देती है। और इस तरीके के लोन के रेट को, जिस रेट पे वो दिया जाता है, उसे प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। खासकर अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को ये देती है। सो प्राइम रेट, जिसे हम प्राइम लेंडिंग रेट भी कहते हैं, इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट यूज्ड बाय बैंक। Usually, the interest rate at which bank lends to customer with good credit. Some variable interest rates may be expressed as a percentage above or below prime rate। तो अपने जो इतने ट्रस्ट वर्दी, क्रेडिट वर्दी जो कस्टमर होते हैं, उनको ये सबसे कम रेट वाला दिया जाता है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको उस पर थोड़ा सा बढ़ा के रेट लिया जाता है। द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी इज डिजाइंड बाई, जो ये वाला सिंबल है, ये किसने डिजाइन किया है? करेक्ट आंसर होगा उदय कुमार। सो द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन रुपी इज कॉम्बिनेशन ऑफ देवनागरी का जो लेटर है आर, ये वाला, और साथ में लैटिन का जो कैपिटल लेटर है आर, उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एंड द सिंबल वाज डिजाइंड बाई डी उदय कुमार, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड विजुअल डिज़ाइन, आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने जो है पढ़ाई करी थी, उन्होंने डिज़ाइन करा है। अगला सवाल देखते हैं। ए सॉफ्ट करेंसी इज़ वन दैट इज़ एक्सपेक्ट टू डैश इन वैल्यू रिलेटिव टू अदर करेंसी। तो ये रिड्यूस होती रहती है। सॉफ्ट करेंसी ऐसी करेंसी होती है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन वैल्यू रिलेटिव टू अदर करेंसी। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट करेंसी, जो कि रिड्यूस होती रहती है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट डज एब्रेविएशन नाबार्ड स्टैंड फॉर? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक कोई बैंक नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में, एक एक्ट लाकर इसे पास करके किया गया था। इसीलिए इसे जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी कही जाती है, जिसका काम होता है कि रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए फाइनेंस करे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड इट प्रोवाइड्स रिकमेंडेशंस टू आरबीआई ऑन इशू ऑफ लाइसेंस टू कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, या फिर आरआरबी के जो ब्रांचेस खुलते हैं उसके लिए इसका रिकमेंडेशन मिलता है आरबीआई को। अगला सवाल देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अभी हमने डिस्कस किया था, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला सवाल देखते हैं। इन विच ईयर नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड? 1982 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? एनबीएफसी या फिर एनबीएफआई जो होती है, वो एक कोई मतलब लोन तो देती है बट डिपॉजिट नहीं लेती है। ठीक है, और बैंक के जैसा फंक्शन ये बिल्कुल नहीं करती जैसे कि बैंक करती है। बैंक के कुछ फंक्शन ज़रूर करती है, जैसे कि क्रेडिट देना, बट ये डिपॉजिट नहीं लेगी, आपको चेक इशू नहीं करेगी, ये सब नहीं करती है। तो एनबीएफसी या फिर एनबीएफआई जो है, इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया जो है एक एनबीएफआई नहीं है, ये एक बैंक है।
बैंक ऑफ इंडिया जो है एक नेशनलाइज्ड बैंक है विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। वही अगर एग्जिम की बात करें जिसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं, फिर सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, नाबार्ड, ये सब बैंकिंग की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक ये एज सच नहीं है। अगला सवाल देखिए, द एमालगमेशन ऑफ विजया बैंक एंड देना बैंक विथ द बैंक ऑफ बड़ौदा केम इनटू इफेक्ट इन। तो ये मर्जर जो हुआ था जिसमें मिला दिया गया था दो ऐसे बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में जो कि जिनका हालत ठीक नहीं था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जो है हालत थोड़ा ख़राब हुआ था, बट अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने सब कुछ संभाल लिया है। इसे मिलाया गया था 1 अप्रैल 2019 के बाद इसे मिला दिया गया था। अगला सवाल कहता है कि विथ विच बैंक हैव देना बैंक द एंड विजया बैंक बिन मर्ज्ड। तो देना बैंक और विजया बैंक अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IFSC। IFSC का फुल फॉर्म क्या है, तो जो कि हम बैंकिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। कई बार आपको बैंक अकाउंट नंबर पता है और IFSC नहीं पता है तो आप कई बार ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हो। IFSC उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट कौन से ब्रांच में है उसको दिखाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कुछ इस प्रकार से होता है। ये SBIN, फिर उसके बाद कुछ 000, मतलब उसके बाद कोड होता है। ठीक है, तो ये जो है 6 कैरेक्टर। सो IFSC जो होता है ये टोटल जो होता है 11 कैरेक्टर का होता है, जिसमें 4 कैरेक्टर जो है अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर के होते हैं और लास्ट 6 कैरेक्टर जो है ब्रांच को दिखाते हैं। द 5th कैरेक्टर इज 0। व्हाट इज़ द यूज ऑफ F। F का फुल फॉर्म होता है इसमें फाइनेंशियल। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फिक्सेज द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कितना होगा। वो इसलिए लाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी ताकि इन्फ्लेशन को, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, और ये सारा काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। रेपो रेट जो होता है एक ऐसा रेट होता है जिसमें बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेती हैं फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ऑफकोर्स उनको जो है कहीं ना कहीं उसका जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। वही अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो कई बार RBI जो है मनी को सोक करने के लिए, बहुत ज़्यादा जो है मनी मार्केट में ना रहे, तो क्या करती है रिवर्स रेपो रेट पे बैंकों से पैसा बोरो करती है, बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट देती है। इफ़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द रेपो रेट व्हाट वुड द इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो रेपो रेट क्या होता है, सबसे पहले समझो। रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट बोलते हैं इसको। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है क्योंकि बैंक, हम जानते हैं कि कई बार उनको पैसे की शॉर्टेज हो जाती है NDTL मेंटेन करने के लिए। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होता है कि मान लो बैंक, कभी हम जानते हैं कि बैंक कभी भी अपने पैसे से बिजनेस नहीं करती है। यहाँ पे कुछ लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं और कुछ लोग खड़े रहते हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उन्हें बैंक कुछ इंटरेस्ट देती है और जो लोगों को पैसा देती है बैंक उनसे बहुत ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट लेती है। बीच का जो पैसा बचता है वो बैंक का हो जाता है। तो बैंक अपने पैसे से कभी भी बिजनेस नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बैंकों को ज़रूरत क्यों पड़ती है RBI से पैसा लेने की। वो इसलिए पड़ती है कि मान लो 10 लोगों ने पैसा दिया है और बैंक में 100 रुपये दिए हुए हैं 10 लोगों ने, और 10 लोग पैसा भी ले रहे हैं। तो अब एक समय यह है कि ये 10 लोग जो है पैसा मांगने आ गए, तो उस समय उनका NDTL बैंक का कई बार जो है मिसमैच हो जाता है। तो इस चक्कर में बैंक जो है लोन लेती है RBI से। RBI से जिस रेट पे लोन लेती है फॉर द शॉर्ट पीरियड उसे हम रेपो रेट कहते हैं। बात समझ में आई। सो रेपो रेट जो होता है, अब पूछा जा रहा है सवाल कि इफ़ RBI इंक्रीजेज रेपो रेट व्हाट कुड द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो होगा कि RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, यानी कि बैंकों को पैसा लेना RBI से मुश्किल हो गया है, मतलब ज़्यादा रेट पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादा पैसा बैंक लेंगे नहीं, ज़्यादा पैसा बैंक नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं आएगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं आएगा तो डिमांड डाउन होगा, डिमांड डाउन होगा तो इन्फ्लेशन जो है डाउन होगा। ठीक है, कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो ज़्यादा डिमांड ही नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। आंसर होगा A।
अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस डज नॉट रेगुलेट कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो हम जानते हैं सेबी जो है ये कैपिटल मार्केट को बिल्कुल रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करता है और आरबीआई भी करता है, बट जो आईआरडीए है वो नहीं करता। आरबीआई वैसे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है जो कि मनी मार्केट टाइप के होते हैं, मतलब कि 1 साल से नीचे, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसी चीज़ें। सेबी जो है जो कैपिटल मेन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक मेन जो है आपके स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को रेगुलेट करने का काम करता है। तो आईआरडीए जो है, जिसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, इसका काम जो है ये इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करता है भारत में, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, ना कि कैपिटल मार्केट को। आंसर होगा डी। विच सेंट्रल एजेंसी इशू करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी इशू करने का काम जो है आरबीआई करता है। आरबीआई के अलावा कोई भी करेंसी इशू करने का काम नहीं करता है। अगला सवाल देखते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय। तो देखिए, रीजनल रूरल बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि रूरल एरिया में काम करते हैं। इनको स्पॉन्सर करता है कौन? इनको स्पॉन्सर करता है नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक, उसमें स्टेक होल्डर अपना रखता है वो, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं दे आर फाउंडेड ऑन 2 अक्टूबर 1995 में ये फाउंड किए गए थे, एंड दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 50% स्टेक जो होता है सरकार का होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में ये खुलता है उसका 15% रहता है। बाकी एक स्पॉन्सर बैंक होता है जो कि 35% अपना स्टेक लगाया हो सकता है। वो कोई भी कमर्शियल बैंक हो सकता है, आरआरबी को स्पॉन्सर कर सकता है। They have been created with a view of serving primarily in the rural areas of India with basic banking and financial services देने का काम करते हैं। 5 रूरल जो रीजनल रूरल बैंक है, दे वर सेटअप ऑन दैट डे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। कौन से डेट को? 2 अक्टूबर 1975 को। द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया इन द ईयर, आंसर होगा 1975 में 2 अक्टूबर को। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह रह चुके हैं गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उर्जित पटेल रह चुके हैं, रघुराम जी राजन भी रह चुके हैं, सुनील अरोड़ा ये चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हैं, ठीक है। 23वें कमिश्नर थे ये, 4 ये रहे थे, ठीक है। तो ये जो है आरबीआई के गवर्नर नहीं है कभी। विच थियरी इज यूज टू मेक लॉन्ग रन प्रिडिक्शन अबाउट एक्सचेंज रेट्स इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सवाल कहता है कि विच थियरी इज यूज टू मेक लॉन्ग रन प्रिडिक्शन अबाउट एक्सचेंज रेट्स इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसे हम कहते हैं, ये थियरी है परचेजिंग पावर पेरिटी थियरी। सो द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर parity is the law of one price. It is a theory which states that exchanges rates between currencies are in equilibrium when their purchasing power is same in each of the two countries. अगला सवाल देखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ ईच बैंक्स व्हाट, ईच बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो होता क्या है कि देखिए, मैंने बताया ना कि बैंक कभी भी अपने पैसे से बिजनेस नहीं करता है। यहाँ पे 5 लोग खड़े होते हैं पैसा डिपॉजिट करने के लिए, ये लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, और बाहर 5 लोग खड़े होते हैं लोन लेने के लिए। इनको कुछ इंटरेस्ट देता है बैंक और इनसे कुछ इंटरेस्ट लेता है बैंक। इनसे इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली हाई लिया जाता है जो इंटरेस्ट बैंक देता है। तो इस तरीके से बैंक मुनाफे में रहता है। लेकिन होता क्या है कि बैंक में अगर ये लोग 100 रुपये मान लो जमा कर दिए, टोटल बैंक का डिपॉजिट 100 रुपये है, 10 लोगों ने 10-10 रुपये मिलकर जमा कर दिया। अब अगर बैंक ये 100 का 100 ही लोन दे देगी तो बैंक के पास क्या बचेगा? जब ये लोग आ जाएंगे पैसे की ज़रूरत में तो बैंक के पास तो कुछ पैसा बचेगा नहीं। तो इसलिए आरबीआई ने बोला कि भाई जो भी 100 रुपये तुम रख रहे हो, तुम्हारे पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो है 100 रुपये, यही 100 रुपये को नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोला गया है। बोला गया कि ये 100 रुपये में से लाओ कुछ परसेंटेज मेरे पास रिजर्व के तौर पे रख दो कैश में। तो इसे बोला गया सीआरआर। मान लो कि 4% बोला तो 4 रुपये जो है आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा बैंक को। तो ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के बेसिस पे। विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स व्हाट डज एनईएफटी स्टैंड फॉर। एनईएफटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईएफटी आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसके अलावा आईएमपीएस का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आंसर होगा बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है इसका फुल फॉर्म। ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में। वही अगर आरटीजीएस की बात करें तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। वही आईएमपीएस की बात करें तो ये होता है इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए मोबाइल ऐप मनी। मनी का फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर टू हेल्प द विजुअली चैलेंज पीपल टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स। क्योंकि देखिए जो विजुअली चैलेंज होते हैं, जो अंधे होते हैं, उनको समझ नहीं आता कौन सा नोट है, तो उनके लिए लाया गया था मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर कि भाई आप मोबाइल से उसको स्कैन कर देखो तो आपको बोल देगा वो। तो ये लाया गया था आरबीआई के द्वारा। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया था मोबाइल ऐप जिसका नाम था मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड, जो आंखों से अंधे वगैरह लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके ताकि वो डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स, बट इट डज नॉट ऑथेंटिकेटेड नोट एज इधर जेन्युइन या फिर काउंटरफिट है। तो दिक्कतें इसमें भी थी। अगला सवाल देखते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ व्हाट। तो एक एक्ट लाके से बनाया गया था। इस एक्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो आरबीआई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट लाके से पास किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को ये बन गया था, बट ये जो एक्ट था ये 1934 में लाया गया था। So the Reserve Bank of India was established on 1st April 1935 in accordance with the provisions of Reserve Bank of India Act 1934। इसीलिए मैंने बोला कि जो चीज़ जो बॉडी एक्ट लाके बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। सो सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज इन कैलकाटा बट मूव्ड टू मुंबई। पहले इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में था, बाद में 1937 के बाद ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो गया। आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था 1949 में। फंक्शन बहुत सारे हैं आरबीआई के, मतलब बेहतरीन फंक्शन ये प्ले करता है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है जिसके थ्रू ये इन्फ्लेशन वगैरह को रोकने का काम करता है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, रेगुलेट एंड सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल सिस्टम को, बैंकों वगैरह को, एंड ये इशूअर ऑफ करेंसी होता है, बैंकों के लिए बैंक का काम करता है। ठीक है, बैंकर्स टू द बैंक बोलते हैं इसको, क्योंकि बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इन विच ईयर आरबीआई वाज नेशनलाइज। तो ये 1949 में नेशनलाइज हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्लियर जो है कैलकाटा में था, बाद में 1937 में मुंबई में शिफ्ट हो गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो 1935 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसे बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक किसे कहते हैं? बैंकर्स चेक कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट को। डिमांड ड्राफ्ट को बैंकर्स चेक कहते हैं। डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन एट वन सिटी टू अनदर पर्सन इन अनदर सिटी। इट कैन बी क्लियर्ड एट एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। अगला सवाल देखते हैं, द प्लेस वेयर बैंकर्स मीट एंड सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम्स एंड अकाउंट्स इज नोन एज। इसको बोलते हैं हम लोग क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। सो क्लियरिंग हाउस क्या होता है? इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्टिंग एज इंटरमीडियरी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इट इज़ एन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ट्रेडिंग अकाउंट्स, क्लियरिंग ट्रेड्स, रेगुलेटिंग डिलीवरी वगैरह का काम करता है। अगला सवाल देखते हैं, व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में डेसिमल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1957 में। सो द डेसिमल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 1957 से ये भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस सिस्टम के तहत इंडियन रुपी जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू 100 नया रुपी पैसे। ठीक है, प्रीवियसली जो है 1 रुपये को 16 आना, 64 पैसे, 192 पाइज को यूज करते थे, बट इसे 100 पैसे में डिवाइड किया गया डेसिमल पद्धति के तहत।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट देख लेते हैं कौन सा है। डिवेल्युएशन लीड्स टू चीपर इंपोर्ट्स इन डोमेस्टिक मार्केट। होगा क्या, डिवेल्युएशन क्या होता है, जब करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले जो है बढ़ा दी जाए, मतलब $1 खरीदने में पहले मान लो 50 रुपये लगता था, अब डीवैल्यूएट कर दिया गया तो $1 खरीदने में मान लो आपको जो है 75 रुपये लगते हैं, या फिर $1 में आपको 75 रुपये का इंपोर्ट का आइटम मिल जाएगा। तो क्या होगा जब भारतीय करेंसी जो महंगी हो गई, डिवैल्यूएट हो गई, मतलब कि उसको जो है डॉलर के मुकाबले उसे तोड़ दिया गया, तो क्या होगा, जब ये पैसा 75 रुपये में, आप पहले 50 रुपये में $1 का सामान खरीद सकते थे, ठीक है, तो अब 75 रुपये में $1 का सामान खरीदोगे तो पहले ज़्यादा अच्छा था ना, 85 रुपये दो और $1 का सामान लो। तो पहले जो था इंपोर्ट भारत के लिए आसान होता था, अब इंपोर्ट जो है महंगा हो जाएगा। तो क्या होगा, डिवेल्यूएशन लीड टू चीपर इंपोर्ट, गलत। डिवेल्यूएशन लीड टू एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट जो है सस्ता होगा। तो कह रहा है कि डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स, ये सही है, सी इसका सही मैच खाएगा, बिल्कुल आंसर होगा सी। So devaluation is decision to reduce value of currency in a fixed exchange rate. It make exports more cheaper and import more expensive. हमेशा याद रखिएगा, जब करेंसी को, डोमेस्टिक करेंसी को डिवेल्युएट किया जाएगा तो उस देश के लिए एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। Which stimulate greater demands for domestic products. It can aggregate inflation. एग्रेवेट करता है और महंगा कर देता है इन्फ्लेशन को। अगला सवाल देखते हैं, विच रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप्स एज रिजर्व। तो इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, जो कि मैंने बताया था ना कि बैंक कभी भी अपने पैसे से बिजनेस नहीं करता है, कुछ लोग पैसा जमा करते हैं और कुछ लोग पैसा लेते हैं यहाँ से। तो मान लो ये 10 लोगों ने 100 रुपये जमा किए एग्जाम्पल के तौर पे, तो 100 का 100 नहीं दे सकती है बैंक इन बाकी लोगों को लोन के तौर पे। इसलिए आरबीआई कहती है कि कुछ पैसा जो है कैश रिजर्व के तौर पे हम मेरे पास जमा करो, उस चीज़ को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, और ये कंपलसरी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट इनकर एक्सपेंडिचर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये खर्च नहीं करती है किस चीज़ के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आंसर होगा टैक्स ऑन गवर्नमेंट, टैक्स ऑन गवर्नमेंट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार की सेंट्रल बैंक है, विच कंट्रोल्स द इशू ऑफ सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज़, जिससे कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इट्स एक्सपेंडिचर इज फॉर सैलरीज ऑफ फॉर employees, commission to the agency bank for government business handled by them, and printing of currency notes. It does not incur expenditure for tax to government. अगला सवाल देखते हैं, व्हाट टेक्नोलॉजी इज बिटकॉइन बिल्ट ऑन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनी है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है। सो बिटकॉइन इज द नेम ऑफ बेस्ट नोन क्रिप्टो करेंसी, द वन फॉर विच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड। इसी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया था। ए क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच यूजेस इंक्रिप्शन टेक्निक्स to control the creation of monetary units and to verify the transfer of funds. अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट एनी रीजनल रूरल बैंक्स। इस स्टेट में रीजनल रूरल बैंक्स है ही नहीं, ये है सिक्किम और गोवा। ये मोस्ट अर्बन टाइप की ये एरिया माना जाता है, इसलिए यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स है ही नहीं। सिक्किम और गोवा में रीजनल रूरल बैंक्स ही नहीं है। वेराज अगर उत्तर प्रदेश की देखें तो सबसे ज़्यादा जो आरआरबी है वो उत्तर प्रदेश में ही है, 36। वही बात करें मध्य प्रदेश में तो दूसरे नंबर पे आता है विथ 19 आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स। बिहार की बात करें तो यहाँ पे 16 रीजनल रूरल बैंक्स है। लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज जो हैं रीजनल रूरल बैंक की वो नागालैंड में है।
अगला सवाल देखेंगे, हु इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखिएगा, भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसे डिसाइड किया जाता है कि कितना मनी का सप्लाई रहेगा मार्केट में, कितना ज़्यादा रखना है, कितना कम रखना है, ये काम करता है आरबीआई, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया दैट रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों में सेंट्रल बैंक कहा जाता है और एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उसको रेगुलेट करता है। इसकी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है 6 मेंबर की। सो इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर जो है अर्लियर जो था, पहले बहुत पहले 1937 से पहले तक वो कैलकाटा में हुआ करता था। अभी इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। करेंटली जो है इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। देखिए, दो तरीके के सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो होता है फॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्स ऐसा सोर्स होता है जो कि मतलब जैसे बैंक हो गया, जैसे एनबीएफसी हो गया, जहाँ से आप पैसा लेते हो तो रेट जो है वो कम रेट लगता है। इनफॉर्मल सोर्स होता है जैसे कि मनी लेंडर हो गया, किसी से भी आपने पैसा ले लिया, बहुत ज़्यादा उसने रेट ले लिया, तो वो इनफॉर्मल माना जाता है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो ये सुपरवाइज करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ फॉर्म्ड सोर्सेज, फॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं क्रेडिट के भारत में, उसे इट मॉनिटर्स द बैंक्स इफ दे आर एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस रिक्वायर्ड और नॉट, एंड ऑल्सो सीज दैट बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड लोन्स टू ओनली रिच सेक्शन। ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी करवाता है, ठीक है, कि पुअर को भी पैसा मिलना चाहिए। क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है भारत में, इट इज़ डन बाय हुम। क्रेडिट रेशनिंग जो है ये किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब कि खाली जो है आपको अमीरों को पैसा नहीं देना है, बाकियों को भी पैसा देना है, गरीबों को भी देना है, प्राइवेट सेक्टर को भी देना है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रेशनिंग, और ये काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, उसको देखना, इशू करना करेंसी, ये भी इसी का काम है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, जो कि आज की डेट में $600 बिलियन से भी ज़्यादा है, इसको ये मेंटेन करता है, मैनेज करता है। ये बैंक होता है गवर्नमेंट के लिए भी। और बैंकर टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, बैंकर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी बोलते हैं कि जब बैंकों के पास भी पैसा नहीं होता है तो इसी के पास वो जाते हैं। सरकार के पास नहीं होता है तो सरकार भी इसी के पास जाती है। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को मेंटेन करना इसका काम होता है। और लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, देखिए यहाँ पे बात लिखी भी गई है कि किसी के पास पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं दे रहा है तो ये दे देगा। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर होगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि द ARDC इज ए ब्रांच ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड हम जानते हैं दोस्तों कहा जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को नाबार्ड कहते हैं। सो द ARDC इज ब्रांच ऑफ नाबार्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ARDC। ARDC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो ARDC जो है इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस वाज ट्रांसफर्ड टू नाबार्ड with two other institution, ACD that is Agriculture Credit Department and RPCC Rural Planning and Credit Cell for the continuation of RBI's role of Agriculture and Rural Development in NABARD को हैंडओवर कर दिया गया था। बैंक्स अर्न्स इंटरेस्ट ऑन व्हाट। जब लोन देते हैं बैंक, मैंने बताया था ना कि बैंक कभी भी अपने पैसे से बिजनेस नहीं करते हैं। कुछ लोग यहाँ पैसा जमा करते हैं जिन पे इनको ये इंटरेस्ट देती है, और कुछ लोग खड़े होते हैं लोन लेने के लिए, इनको हायर रेट पे जो है ये इंटरेस्ट पे देती है, तो इंटरेस्ट कमाती है लोन्स पे। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडियन बैंक। इंडियन बैंक कौन सा नहीं है। HSBC दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है ये हांगकांग का बैंक है, इंडिया का नहीं है, हांगकांग का बैंक है। बाकी एक्सिस बैंक भारतीय है, HDFC भी भारतीय है, ICICI भी बैंक भी भारतीय है, और बड़ी बड़ी बैंक्स हैं ये ICICI और HDFC जो है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली
इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं, मतलब इनका गिरना जो है भारतीय फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत बुरा एक क्षण आ सकता है। सो HSBC जो है इट इज़ नॉट एन इंडियन बैंक। HSBC वॉज फाउंडेड बाई थॉमस सुथरलैंड इन हांगकॉन्ग फॉर ए लार्ज शिपिंग फर्म। HSBC opened in its door in Hong Kong on 3rd March 1865 को and in Shanghai in the month later. Full form of HSBC is the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI सभी इंडियन बैंक है। अगला सवाल देखते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स लेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो होती है उसमें प्रायोरिटी वाले एरिया को दिया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। तो आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। सो कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया प्रोवाइड्स लोन फॉर द एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड वीकर सेक्शन को भी ये पैसा देती हैं। इन इंडियन कमर्शियल सिस्टम सेपरेट सिस्टम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड IDBI ये लोन देती है इंडस्ट्रियल यूनिट को। वही सिडबी जो है वो लोन प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। नाबार्ड का काम है, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ये इंश्योर करती है कि पैसा जो है वो एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट में जो है जा रहा है। व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग ईयर जुलाई टू जून होता है, हमेशा याद रखिएगा जुलाई टू जून होता है। बहुत लोग इसको जनरली अप्रैल टू मार्च मानते हैं, गलत हो जाता है, ये है जुलाई टू जून। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935 को विथ सर ऑब्सबॉर्न स्मिथ के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था एज इट्स गवर्नर थे, ये पहले गवर्नर माने जाते हैं। द RBI फॉलोड ए जनवरी दिसंबर अकाउंटिंग ईयर। ऑन मार्च 11 1940 को बैंक ने चेंज कर दिया अपना अकाउंटिंग ईयर, जुलाई से जून कर दिया। रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ RBI ने रिकमेंड किया कि अलाइन किया जा सके इस अकाउंटिंग ईयर को RBI के जो है हमारे फाइनेंशियल ईयर ऑफ गवर्नमेंट के साथ। अभी रिकमेंड किया है, अभी हुआ नहीं है। शेड्यूल्ड बैंक इज अ बैंक विच इज़ वॉट। शेड्यूल्ड बैंक ऐसे बैंक होते हैं विच इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI। सेकेंड इस एक्ट जो है सेकेंड शेड्यूल जो है RBI एक्ट 1934 के, उसमें जो इंक्लूडेड होते हैं वही शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। सो शेड्यूल बैंक्स रेफर्स टू दोज बैंक्स इन इंडिया which have been included in second schedule of the Reserve Bank of India 1934. Banks not under this schedule are called non-scheduled banks. अगला सवाल देखेंगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओम्बड्समैन इन द बैंक। बैंकों में ओम्बड्समैन का क्या काम है। आपका कोई भी दिक्कत आता है आपका बैंक के साथ, तो आप इस ओम्बड्समैन से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो आपके स्पीडी और क्वालिटी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस के लिए। ठीक है, कस्टमर हो आप और आपका बैंक सुन ही नहीं रहा है तो ओम्बड्समैन को आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो हिज रोल इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ द कस्टमर्स। ओम्बड्समैन सिस्टम जो नीदरलैंड से लिया गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है ही इज़ द सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय रिजर्व Bank of India. This scheme was introduced under the section 35A of Banking Regulation Act के द्वारा लाया गया था 1949 में by RBI and in the year 1995 में ये लाया गया था। It is run by Reserve Bank of India directly to ensure customer protection in banking industry। ठीक है, This system came into force on 1st January 2006. His tenure is 3 years. ओम्बड्समैन का टेन्योर कितना होता है, 3 साल का होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, इन 2015 द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंट्री वाज 6%। नॉमिनल रेट जो था इंटरेस्ट का कंट्री में 6% था एंड द इन्फ्लेशन रेट देन वाज 1.5%। सो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 2015 में क्या था, तो हम जानते हैं कि नॉमिनल रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 6 में से 1.5 घटाओगे तो आंसर आएगा 4.5%। अब SLR आ गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। तो SLR जो है डिटरमाइंड बाय RBI। SLR
का फुल फॉर्म पूछा है तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए अगेन मैंने बोला था ना, वही कॉन्सेप्ट आप समझो कि बैंक जो है हमेशा दूसरों के पैसे पे काम करती है। कुछ लोग यहाँ पैसा जमा करते हैं, कुछ लोगों को ये पैसा देती है, तो सारा पैसा ना दे दे, इसके लिए आरबीआई कहती है कि सबसे पहले तो सीआरआर के तौर पे मेरे पास कैश में कुछ पैसा ला के रख दो। फिर कहते हैं कि कुछ पैसा अपने पास रख लो एसएलआर के तौर पे, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, जिसको आप लोन में नहीं दोगे। कुछ पैसा रख लो, कुछ परसेंटेज में बोल देते हैं 20% के आसपास, बोलते हैं अपने पास में रख लो। वो चाहे वो कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, बॉन्ड में भी हो सकता है। तो इसे हम एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देख सकते हैं कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है इट इज़ मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट दैट कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन अपने पास ही इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना होता है। अगला सवाल देखते हैं, डैश इज द रेशियो विच रिक्वायर्स द बैंक्स टू मेंटेन अ गिवन फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट। आंसर होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका सही आंसर होगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आंसर होगा इसका सी डी देशमुख। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आंसर होगा सी डी देशमुख। सी डी देशमुख, ए मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, वॉज फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर इन 1943। कब अपॉइंट हुए थे? 1943 में। 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक ये गवर्नर है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वैसे देखा जाए नॉन इंडियन के तौर पे भी तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1935 तक रहे थे। प्रेजेंटली श्री शक्तिकांत दास जो हैं 25वें गवर्नर हैं और ये 22 दिसंबर 2018 से अभी तक ये कार्यरत हैं। डैश रेशियो स्पेसिफाइज द प्रोविजन दैट बैंक्स मस्ट कीप ए फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट विथ आरबीआई। तो ये है कैश रिजर्व रेशियो। मैंने बताया था ना कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि भाई कुछ लोग पैसा जमा किया हुआ है बैंक में, मान लो 10 लोगों ने 100 रुपये जमा किया है और 10 लोग खड़े हैं 100 रुपये लेने के लिए, तो आरबीआई कहे कि भाई नहीं 100 का 100 नहीं दे सकते हो क्योंकि ये लोग आ गए तो इनको पैसा कैसे दोगे, तो एक काम करो तुम मेरे पास जो है ना कुछ पैसा जमा कर दो कैश के तौर में, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं, द डैश रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाई पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन द बैंक डिपॉजिट। इसे हम बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो होता है इट शोज द अमाउंट ऑफ करेंसी दैट पीपल होल्ड्स एज प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स। इंक्रीज इन करेंसी डिपॉजिट रेशियो लीड्स टू डिक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। सो इंक्रीज इन करेंसी डिपॉजिट रेट्स विल induce depositors to deposit more, thereby leading to decrease in cash to aggregate deposit ratio. This will in turn lead to the rise in money multiplier. अगला सवाल देखते हैं, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आती है और मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये देखना होता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी प्रोमोट हो। प्राइस स्टेबिलिटी तभी प्रमोट होती है जबकि बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में ना हो और बहुत कम भी ना हो, तो प्राइसेस जो है सामान के वो मेंटेन हो सके, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, तो इतना पैसा तो जरूर जाए कि देश तरक्की करे। तो ये मेन जो है ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसके लिए बहुत सारा टूल यूज करती है जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बहुत सारा इसके पास टूल है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कई बार करती है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू व्हाट? इसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है खुद ही सेल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज़ को, परचेज या सेल कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी को आरबीआई जब ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। इससे क्या होता है कि मान लो आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट बढ़ा देगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बोलेगी कि भाई 100 रुपये का है आज खरीदो, अगले साल ये 110 रुपये का हो जाएगा, तो लोग फटाफट पैसा ला के खरीद लेंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो एक्स्ट्रा पैसा था वो सोक कर लेगी आरबीआई। इसी तरीके से कम पैसा है तो क्या करेगी कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसे वो परचेज करने लगती है कि भाई आपके पास अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लोगों को वो कर देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो मुझे बेच दो, ज़्यादा पैसे में बेच दो। इस तरीके से भी पैसा जो है जनरेट करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी हमेशा देखिए दोस्तों
आरबीआई नहीं लाती है, ये सरकार लेके आती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है आरबीआई का फंक्शन है, सरकार का नहीं है। बाकी टैक्सेशन जो है फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, पब्लिक बोरोइंग सरकार करती है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी सरकार करती है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। वेयर इज ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी और बेची जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये जो है फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि मॉनिटरी पॉलिसी का पार्ट है, ना कि फिस्कल पॉलिसी का। इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन विल व्हाट, कैश रिजर्व रेशियो अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि सरकार आरबीआई के पास से पैसा जो है ज़्यादा जा रहा है बैंकों के पास, तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, आंसर होगा इंक्रीज होगा। सो ड्यू टू रिडक्शन इन सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बैंक विल हैव मोर फंड्स, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा विथ देम टू प्रमोट देयर लेंडिंग, जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, विच विल अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन द लेंडिंग। Higher the CRR, lower will be the credit creation. Credit creation process helps so that money multiplies in economy. अगला सवाल देखेंगे, which law states that bad money drives good money out of circulation? Which law states that bad money drives good money out of circulation? आंसर होगा, इस लॉ को बोलते हैं ग्रेसम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेसम्स लॉ बोलते हैं। तो ग्रेसम्स लॉ जो कहता है वो कहता है कि लीगली ओवर वैल्यूड मनी जो होती है, ओवर वैल्यूड मनी, दिस विल टेंड टू ड्राइव लीगली अंडर वैल्यूड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। सो इट वॉज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ मिंटेड कॉइन्स एंड वैल्यू ऑफ प्रीसियस मेटल्स यूज्ड इन देम। तो इन absence of effectively legal tender laws such as hyperinflationary crisis और international commodity और currency markets, Gresham's law operates in reverse। ठीक है, तो ये पहले की बात है जबकि मतलब टेंडर लॉ नहीं था। लीगल टेंडर का मतलब है कि फिएट मनी आ गया ना, अब तो वो बात ही नहीं है कि मतलब ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड करेंसी वाली बात ही नहीं है। पहले क्या होता था कि कॉइन्स हुआ करते थे, एक कॉइन होता था, मान लो कि ये सिल्वर कॉइन है और एक गोल्ड कॉइन है, तो कई बार ओवर वैल्यूड जो है गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन को लात मार कर भगा देता था। लेकिन अब तो फिएट मनी चलता है, तो अब इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। इफ़ ए कंट्री डिवेल्युएट्स इट्स करेंसी, तो क्या होता है? मैंने बताया था कि डिवेल्युएट करेगा कोई भी देश तो उसका एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा और इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा। तो आंसर होगा एक्सपोर्ट बिकम चीपर एंड इम्पोर्ट बिकम कॉस्टलियर। कैसे? मैंने बताया था कि मान लो कि डिवेल्युएट कर दिया, $1 पहले खरीदने में 50 रुपये लग रहे थे, अब $1 खरीदने में 75 रुपये लग रहे हैं। तो अब जो है मान लो सरकार को $50 बिलियन का सामान खरीदना है, मान लो $50 का ही समझ लो सामान खरीदना है अमेरिका से, तो अब उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, 75 रुपये, पहले 50 रुपये देना पड़ रहा था। मतलब कि जो इम्पोर्ट है वो महंगा हो गया, वही एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ये जो बंदा था $1 में 50 रुपये का ही सामान खरीदा था, अब एक डॉलर में ये 75 रुपये का सामान खरीद सकता है। तो एक्सपोर्ट जो है भारत से जो पैसा जा रहा है, आइटम जो जा रहा है वो जो है चीपर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू द फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड व्हाट? इसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। मैंने बताया ना कि $1 के बदले में 50 रुपये के आप 75 रुपये कर दोगे, तो कंपेरेटिवली फॉरेन करेंसी के तौर पे आपने अपने करेंसी को डिवैल्यूएट किया है, इसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन विच ईयर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भारत में पास हुआ था 1949 में, याद रखिएगा 1949 में ये पास हुआ था। सो द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1949 एज बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन मार्च 16, 1949 को इन फोर्स आ गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एडीएफ किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? एडीएफ क्या के लिए स्टैंड करता है? एडीएफ का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग कॉन्सेप्ट में एक्चुअल डाटा फ्लो नहीं होता, ऑल डे फाइनेंस नहीं होता, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो, ऑल डे फाइनेंस करेक्ट आंसर होगा इसमें, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो होता है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑटोमेटेड डेटा फ्लो प्रोजेक्ट टू इंश्योर एक्यूरेट रेगुलेटरी रिपोर्टिंग बाय बैंक्स इन इंडिया, कि भाई गलत रिपोर्टिंग ना करें ये लोग। अगला सवाल देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया? भारत में जो करेंसी नोट्स इशू होते हैं वो काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
करेंसी गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू होता है और हमेशा याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा. सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स एंड मैनेजेस करेंसी इन इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिंटिंग क्वाइंस को मिंट करने का काम इंडियन गवर्नमेंट करती है. करेंसी को लाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. द आरबीआई इज परमिटेड टू प्रिंट करेंसी अप टू 10,000 रुपीज़ तक की करेंसी नोट जारी कर सकता है. 4 गवर्नमेंट मिंट्स जो हैं दे आर लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में. अगला सवाल देखते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया इज टू मेंटेन व्हाट? इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. मैंने बताया था ना कि कई बार क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. इसका मतलब ये है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है, उसको सोक करना ज़रूरी है, कुछ पैसा निकालना ज़रूरी है. तो क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा. मतलब कि बैंक जो है सोचेंगे कि भाई अब आरबीआई जो है उसके पास 100 रुपये जमा करो तो 6 रुपये दे रहा है, तो वो सेफ भी है. लोगों को क्रेडिट देने से अच्छा आरबीआई के पास पैसा दे दो. तो इस तरीके से पैसा सोक करती है डिफरेंट टूल्स लगा के, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरीके से जो टूल्स यूज करके आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करती है. What are the deposits in bank accounts that can be withdrawn on demand called? इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. ठीक है. What are the deposits in the bank accounts that can be withdrawn on demand called? इसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट जो होता है, इट इज़ मनी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट विथ फंड्स दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड एट एनी टाइम. डिमांड से निकाला जा सकता है. सो डिपोजिटर यूज डिमांड डिपॉजिट टू पे फॉर एवरीडे एक्सपेंसेस. अगला सवाल देख लेते हैं. वेयर डू द बैंक्स यूज मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स? बैंक जो है अपने डिपॉजिट का, मतलब मैंने बताया था ना, बैंक कभी भी अपने पैसे से काम नहीं करते हैं. यहाँ पे कुछ लोग पैसा जमा करते हैं, मान लो 10 लोगों ने 100 रुपये जमा कर दिया. कुछ लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं लोन लेने के लिए. तो अपने डिपॉजिट से मेन जो काम करती है वो लोन देने का काम करती है, वरना जो है वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगी. विच इज़ पेपर? what is a paper instructing the bank to pay a specific amount from one person's account to another person's account called? इसे हम कहते हैं चेक. चेक एक ऐसा पेपर होता है, इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि भाई पे करो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट मेरे अकाउंट से या फिर वन पर्सन अकाउंट से अनदर पर्सन के अकाउंट में. चेक ये होता है. ठीक है. चेक यूज सब करते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज एक्ट 1881 सेक्शन 6 जो है, चेक इज एन ऑर्डर to the bank to pay a stated sum from drawer's account. The person writing the check is known drawer. जो बंदा चेक लिख रहा है वो ड्रॉअर कहा जाता है. हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर देयर ऑन द लैंग्वेज पैनल ऑफ द इंडियन करेंसी? भारतीय करेंसी पैनल पे टोटल 15 लैंग्वेजेज हैं. ठीक है. सो द बैक साइड ऑफ इंडियन करेंसी नोट कंटेन 15 लैंग्वेजेज विच आर रिटन इनसाइड द पैनल. 15 लैंग्वेजेज हैं. अच्छा याद रखिएगा कि संविधान के जो शेड्यूल 8 है उसमें 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है. बट 22 के 22 जो है आपके इंडियन करेंसी पे देखने को नहीं मिलेंगे, 15 देखने को मिलेंगे. हु एक्ट्स एज अ बैंकर टू इंडियन गवर्नमेंट? सरकार का भी बैंक जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है. ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो चली जाएगी एक्सिस बैंक के पास पैसा दे दो, वो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द बैंकर टू द इंडियन गवर्नमेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. किसी के पास पैसा नहीं मिलेगा तो आरबीआई देगी. इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935 बट द आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के तहत इसका गठन हुआ था. वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ अलाहाबाद बैंक सिचुएटेड? इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों सिचुएटेड है कोलकाता में. तो आप इलाहाबाद नाम सुन के इलाहाबाद में हेडक्वार्टर मत लगा देना, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है. सो इलाहाबाद बैंक इज़ वन ऑफ द प्रीमियर नेशनलाइज्ड बैंक है ये भारत का. इट इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1865 अप्रैल जो है 24 एंड वॉज नेशनलाइज्ड. ठीक है. अप्रैल 24 एंड 1865 को बना था. एंड फाइनली 1969 में जब 13 बैंक नेशनलाइज हुए थे तब ये भी नेशनलाइज हुआ था. इंडिया इट्स हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता. इलाहाबाद बैंक हैज़ बीन मर्ज्ड विथ इंडियन बैंक. 2020 में इलाहाबाद बैंक को
इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव इज प्रेजेंट ऑन 2000 रुपी नोट ऑफ इंडियन करेंसी। अब ये ख़त्म भी हो गया है। इस पे जो मोटिव था, जो प्रतिमा बनाई गई थी, वो मंगलयान की थी। 500 का जो नोट है उस पर रेड फोर्ट बनाया गया है। 200 का जो नोट है उस पर शांति का स्तूपा बनाया गया है। 100 का नोट पे रानी की वाव है। 50 के नोट पे हम्पी है। 5 के नोट पे ट्रैक्टर बनाया गया है और 10 के नोट पे सन टेम्पल कोणार्क वाला, 20 के नोट पे एलोरा केव्स बनाए गए। 2000 के नोट पे मंगलयान, 500 के नोट पे रेड फोर्ट, 200 के नोट पे सांची का स्तूपा, 100 के नोट पे रानी की वाव, 50 के नोट पे हम्पी जो विजयनगर वाली, 5 के नोट पे ट्रैक्टर, 10 के नोट पे सन टेम्पल कोणार्क वाला, 20 के नोट पे एलोरा केव्स। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स द मोटिव ऑफ सांची स्तूपा। तो 200 के नोट पे सांची का स्तूपा जो है बनाया गया है। रानी की वाव मोटिव जो है ये बनाई गई है 100 वाले नोट पे। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच ए बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विथ इट सेल्फ इज नोन एज। खुद के पास रखना है वो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये देखो कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है और सिक्योरिटी में भी हो सकता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, खुद के पास रखना होता है। लगभग 20% के आसपास ये रहता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का। अगला सवाल देखते हैं। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ विजया बैंक सिचुएटेड। विजया बैंक का हेड ऑफिस सिचुएटेड है दोस्तों बेंगलुरु में। सो विजया बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 23 अक्टूबर 1931 को इस्टेब्लिश हुआ था। इट्स हेड ऑफिस जो है इट इज़ इन बैंगलोर। कहाँ पे है? बैंगलोर में। एंड इन 2019 विजया बैंक एंड देना बैंक को दोनों को मर्ज कर दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 1 अप्रैल को 2019 में। हु डिसाइड्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। ये सब काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंडर मॉनेटरी पॉलिसी जब लेके आती है तब डिसाइड करती है कि रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए, बैंक रेट कितना होना चाहिए। अच्छा, तीनों के बारे में बता दूं तो रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसमें बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड। वही अगर देखें रिवर्स रेपो रेट तो यहाँ पे आरबीआई पैसा लेती है बैंकों से फॉर द शॉर्ट पीरियड। वही बैंक रेट की बात करें तो ये एक ऐसा रेट है जिस रेट पर बैंक लॉन्ग पीरियड के लिए आरबीआई से पैसा लेती हैं। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ सिंडिकेट बैंक सिचुएटेड। सिंडिकेट बैंक का हेड ऑफिस है मणिपाल में। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था 1 अप्रैल 2020 के बाद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हु इज चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। चेयरमैन होते हैं गवर्नर होते हैं चेयरमैन। सो द आरबीआई हैज़ ए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विच इज टास्क्ड विद द फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग टूल्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ वगैरह यूज करती है, सीआरआर वगैरह। द कमिटी हैव 6 मेंबर्स ऑफ 6 मेंबर्स अगर बात करें तो गवर्नमेंट विल नॉमिनेट 3 एंड नंबर गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड टू द एमपीसी 3। द अदर 3 मेंबर्स वुड बी फ्रॉम द आरबीआई, जिसमें एक जो होंगे एक गवर्नर, वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ द टैग लाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी जो है वो एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। इलाहाबाद बैंक का है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडिया का इंटरनेशनल बैंक। तो ये कई बार बैंक वाले सवाल में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र बोलते हैं विथ रेफरेंस टू द बैंकिंग सिस्टम। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र इसे बोला जाता है। आंसर होगा बी। सो नेफ्ट का फुल फॉर्म 2000 में बेसिकली 5 में लाया गया था। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। आ गया देखो, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और आईएमपीएस का होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गवर्नर ऑफ आरबीआई। मनमोहन सिंह रह चुके हैं, एम नरसिम्हन रह चुके हैं, डी सुब्बा राव रह चुके हैं, एम एस गिल नहीं रहे। एम एस गिल गवर्नर कभी नहीं रहे। सो फ्रॉम द अबव एम नरसिम्हन जो थे वो 1977 में गवर्नर थे।
मनमोहन सिंह 1982 से 85 तक गवर्नर थे। डी सुब्बा राव जो थे 2008 से लेकर 2013 तक गवर्नर थे। MS गिल जो कभी गवर्नर नहीं रहे। अगला सवाल देखते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम RBI टू मीट द शॉर्ट टर्म लोन नीड्स। मैंने बताया था ना कि रेपो रेट एक ऐसा रेट है, बैंक रेट, शॉर्ट टर्म लोन नीड्स। शॉर्ट टर्म के लिए तो बेसिकली जो है रेपो रेट होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, Dash has become the first bank in the country to introduce the authentication facility of Iris scan-based transaction through its micro ATM tablet। ये जो है ये बैंक बना है एक्सिस बैंक। आइरिस के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो एक्सिस बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर आधार बेस्ड transactions through its micro ATM tablets के द्वारा। These micro ATM tablets are standardization testing and quality certification certified and UADI के द्वारा compliant registered devices के द्वारा काम करते हैं, आइरिस सेंसर्स के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, if the inflation in an economy is rising steadily, the central bank might do what। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या किया जा सकता है, पैसा निकालना है मार्केट से बाहर, तो इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए रेपो रेट को महंगा कर दो ताकि जो बैंक जो पैसा लेती हैं रेपो रेट पे RBI से वो ले ही ना पाए, महंगा कर दो। सो द इंक्रीज हो जाएगा तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, इससे इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। सो व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज रेपो रेट एज दिस एक्ट्स एज द डिसइंसेंटिव फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक RBI से। इट रिड्यूसेस मनी सप्लाई एंड हेल्प्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अगला सवाल देखते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के फाउंडर हैं M चिदम्बरम चेट्टियार। सो इंडियन ओवरसीज़ बैंक इज एस्टेब्लिश्ड बाय M चिदम्बरम चेट्टियार। 10 फरवरी 1937 को इस्टेब्लिश हुआ था ये, एंड इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। आपका भला सबकी भलाई टैगलाइन किस बैंक का है, आपका भला सबकी भलाई टैगलाइन किस बैंक का है, ये टैगलाइन है बंधन बैंक का। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट टैगलाइंस देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। कैनारा बैंक का है टुगेदर वी कैन। बंधन बैंक का अभी बताया था आपका भला सबकी भलाई। HDFC चढ़ी फंसी बैंक इसका है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। देना बैंक का है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। अगला सवाल देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। तो मनी जो है मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो बोथ करेंसी जो पेपर नोट्स होते हैं और कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट भी जो है मनी कंसीडर किया जाता है मॉडर्न इकोनॉमी में। तो देख सकते हैं देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। नंबर 1 करेंसी जो होता है जो कि नोट और कॉइन के तौर पे होता है, वो मार्केट में है, वो नंबर 1 हो गया आपका मनी का पार्ट। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट, जो लोग जो है बैंकों में पैसा जमा करते हैं, डिमांड डिपॉजिट, कि जब डिमांड करेंगे तो वो बैंक जो है उनको देना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट विद बैंक सच एज सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट जो होते हैं, कभी भी जो है वो पैसा मांगा जा सकता है, तो वो भी जो है मनी के तौर पे माना जाता है। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट, कई बार जो फिक्स डिपॉजिट लोग करते हैं बैंक में, वो भी तो फिक्स डिपॉजिट के बाद देना पड़ेगा। तो इन जो है सारी चीज़ों को मिला दोगे तो मनी सप्लाई बनती है, सभी जो है मनी सप्लाई का पार्ट है। अगला सवाल देखते हैं, बैंक्स कीप ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन कैश विथ देमसेल्व्स एज प्रोविजन टू पे द डैश हु माइट कम टू विड्रॉ मनी। तो जो लोग डिपॉजिटर्स होते हैं बैंक, मैंने बताया था ना आपको कि बैंक कभी भी अपने पैसे से काम नहीं करता है। यहाँ पे कुछ लोग पैसा जमा करते हैं, मान लो 10 लोगों ने 100 रुपये जमा किया, और यही पैसा जो है बाद में बैंकों के द्वारा लेंडिंग किया जाता है बाकी लोगों को, और इनसे कुछ इंटरेस्ट लेती है हाई रेट पे बैंक और इनको देती है, और इस बीच में जो इंटरेस्ट में फ़ायदा होता है उसका अर्निंग हो गया।
तो ये जो है बैंक कीप ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट SLR के तौर पे रखते हैं अपने पास, ताकि जब डिपॉजिटर्स आ जाए कि भाई मुझे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, 10 के 10 तो नहीं आएंगे, हो सकता है 2 आ जाए 1 आ जाए, तो उनको देने के लिए पैसा रखा जाता है। सो कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, बॉन्ड या फिर जिस भी फॉर्म में, जिसे SLR कहते हैं। प्रेजेंटली देखो SLR है 18%। अगला सवाल देखते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन ए डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पे आप देखते होंगे ना, यहाँ पे नंबर दिखा रहता है, ऐसे करके कुछ नंबर लिखा रहता है, कितने डिजिट का होता है, ये होता है टोटल 16 डिजिट का। सो डेबिट कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ATM कार्ड कहते हैं, जिसपे 16 डिजिट का कोड रहता है रिटन ऑन द फ्रंट फेस ऑफ द डेबिट कार्ड। फर्स्ट 6 डिजिट जो होते हैं उसमें बैंक के आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, रेस्ट 10 डिजिट जो होते हैं वो यूनिक अकाउंट नंबर होते हैं कार्ड होल्डर के। लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट इज द चेक डिजिट टू चेक वेदर द कार्ड इज वैलिड और नॉट। अगला सवाल देखते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट रेफर्स टू व्हाट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट रेफर्स टू व्हाट, इट इज द रेट चार्ज टू ए मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। कई बार आप देखते हो ना कि जैसे आपने कोई टिकट ही बुक करनी है मान लो, तो आपने क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से करनी है, तो आप उस पर ट्रांजेक्शन क्लिक करोगे ना, तो ऐसे दिखाएगा ट्रांसफरिंग टू मर्चेंट पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो वो मर्चेंट जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट लेते हैं। द रेट चार्ज टू मर्चेंट फॉर द पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, उसे हम कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। 1 से 3% तक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रेपो रेट जो होता है प्राइमरी मीन्स कहा जाता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी सरकार लेके आती है, जिसके द्वारा जो है प्राइसेस की स्टेबिलिटी करने की कोशिश की जाती है RBI के द्वारा, और सक्सेसफुली की जाती है। ये रेपो रेट जिसका मेन जो है इंस्ट्रूमेंट है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम द RBI एट अ रेट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगला सवाल देखते हैं, which of the following formulas related to monetary and liquidity aggregates is not correct। तो जो देखिए M4 जो मनी होता है ना, M4 मनी होता है M3 के बराबर प्लस टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये सही है। गलत इसमें M3 है। M3 जो होगा ना यहाँ पे M2 आएगा। M3 जो होता है वो M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो नहीं सॉरी, टाइम M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेट टाइम डिपॉजिट के जगह पे आएगा टाइम डिपॉजिट, नेट हटा दो, टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स आएगा यहाँ पे, D सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ भूटान इस्टेब्लिश्ड। अब भूटान के बैंक से हमें क्या करना है, लेकिन सवाल पूछ लिया गया तो क्या करें, 1968 में बना था ये। तो बैंक ऑफ भूटान जो है, जिसे BOB कहते हैं, इज द ओल्डेस्ट बैंक इन द कंट्री, स्टैब्लिश्ड बाय रॉयल चार्टर इन मई 1968। इट ऑल्सो एक्टेड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ भूटान टिल द रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान वॉज सेट अप इन 1982, रजिस्टर्ड अंडर द कंट्रीज ओनली बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अंटिल 1997। अगला सवाल देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड RBI लिबरलाइज द लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। सवाल इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिबरलाइज द लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आंसर होगा करेक्ट इसका 1993 में। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिबरलाइज द इन लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन 1993। अगला सवाल देखते हैं, द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर लेड डाउन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये एक्ट आया ही था 1934 में, आंसर होगा D। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर। CD देशमुख, पहले भी डिस्कस किया था। अगर वैसे पूछे, इंडियन ना पूछे, तो वो होगा सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि 1935 से लेकर 1935 में बने थे बेसिकली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये लाया गया था दोस्तों 2016 में, इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं थी।
ये 6 मेंबर की कमेटी, जिसमें 3 मेंबर सरकार के होते हैं और 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, जिसमें एक खुद गवर्नर होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं। इनका काम क्या है भैया? प्राइस स्टेबिलिटी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लेके आना। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कोलेट्रल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम? कोलेट्रल कुछ नहीं होता। मान लो आप लोन ले जा रहे हो, तो आप लोन मान लो 5 लाख मांग रहे हो, आप नौकरी नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप कह रहे हो कि सर मैं पैसा दे दूंगा। बैंक कैसे माने? बैंक कहती है कि कुछ तो दो कोलेट्रल के तौर पे। तो आप कहते हो ठीक है सर, मेरे पास ज़मीन है, ज़मीन का कागज़ ले लो, घर है, घर का कागज़ ले लो, तो उसे कोलेट्रल कहते हैं। सो कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल इज एन एसेट दैट ए बोरोवर ओन्स एंड यूजेज दिस एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। अगला सवाल देखते हैं, पेमेंट मेड टू अदर्स फॉर द परचेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट? पेमेंट मेड टू अदर्स फॉर द परचेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। पेमेंट मेड टू अदर्स फॉर द परचेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स खरीदने होंगे आपको। वो फैक्टर्स क्या हो सकता है? वो हो सकता है रॉ मटेरियल, वो हो सकता है कि आप रेंट दे रहे हो जहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले हो, लोगों को लगा रखा है उनकी वेज देने, उन सब का पेमेंट जो करते हो उस सारे खर्च को एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। सो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज वन which is generally considered as the expenses incurred as part of the normal operating cost of the business. So direct payment is made for wage, rent, materials के लिए, factors of production जिसे कहते हैं, जो रनिंग करने के लिए, बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। What do you call the amount of monetary or other returns either earned or unearned accruing over a period of time? सवाल फिर से सुनिए, What do you call the amount of monetary or other returns either earned or unearned accruing over a period of time? इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं इनकम। इनकम का डिफिनीशन क्या होता है कि मान लो आपके पास कुछ पैसा आया है, कोई भी काम कर रहे हो आप, अर्न किए हो, पैसा आया है, या फिर कुछ जो है अनरियलाइज्ड आने वाला है, कुछ समय के अंदर आ जाएगा, तो उस सबको क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। तो इनकम इज ए मनी दैट ए पर्सन और बिजनेस एंटिटी रिसीव्स होगा फॉर वर्किंग और प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक इन इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो है ICICI भी है और HDFC बैंक है। 3 बैंक बोलते हैं सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक डोमेस्टिक। क्यों बोला जाता है DSIB इनको? क्योंकि इनको अगर कुछ हो गया ना तो भारत के फाइनेंशियल मार्केट में बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये 3 बैंक है, SBI, HDFC और ICICI बैंक। सो एज पर द कैटेगराइजेशन ऑफ DSIB, दैट इज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स आर द बैंक्स विच हैव ए टोटल वर्थ ऑफ 2% और मोर देन द GDP। देखो, इनका टोटल वर्थ 2% से ज़्यादा है भारत की GDP से। एज पर द करेंट प्रोविजन 3 बैंक्स कम अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अकाउंट फॉर अबाउट डैश ऑफ द मार्केट शेयर इन इंडियन बैंकिंग एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसी होती हैं जिनका ओनरशिप सरकार के पास है, तो वो कितना पैसा होल्ड करती हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में? वो पैसा होल्ड करती है 70%, रेस्ट 30% जो है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्विस 2019-20 का जो आया था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, जिसे PSBs बोलते हैं, दे अकाउंट फॉर 70% ऑफ द मार्केट शेयर इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडिया जो है हैज़ ओनली 1 बैंक इन ग्लोबल टॉप 100 जो कि SBI है। सो ऑन वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो दे आर इनसफिशिएंट एज कम्पेयर टू द प्राइवेट बैंक डेफिनेटली, बट 70% जो है पैसा ये होल्ड करती हैं। अगला सवाल देखते हैं, डैश इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द नेफ्ट सिस्टम। तो इसे हम बोलते हैं IFSC जो का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है कुछ इस तरीके से, 11 करेक्टर का, SBIN करके ऐसे होगा, फिर होगा 000
ऐसे करके लास्ट 6 कैरेक्टर जो है इसको ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट 4 जो है वो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर किस बैंक का है, जैसे SBIN जो है SBI को दिखाता है। टोटल 11 कैरेक्टर के होते हैं। In which of the following states is the headquarter of IDBI Industrial Development Bank of India located? सवाल फिर से सुनिए। In which of the following states is the headquarter of IDBI that is Industrial Development Bank of India located? तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ठीक है, IDBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसका गठन जो हुआ था 1964 में हुआ था, बाई एक एक्ट लाके किया गया था, और 2004 में जो है एक इसे कमर्शियल बैंक बना दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, महाराष्ट्र में। What happens to the Indian exports when Indian rupee is devalued? हमेशा याद रखिएगा, जब भारतीय रुपये को डिवेल्यूएट करोगे, तो मैंने बताया भी था कि एक इम्पोर्ट महंगा हो जाता है, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो एक्सपोर्ट जो है चीपर हो जाएगा, आंसर होगा बी। यहाँ पे देख लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक अपहीवल द प्राइम मिनिस्टर हैड टू डीवैल्यू द रुपी। एक बार डीवैल्यू किया गया था एक US$ को 7.5 इंडियन रुपी के द्वारा 1967 में। 2 बार डिवैल्यूएशन हो चुका है। द डिवैल्यूएशन मेड एक्सपोर्ट चीपर एंड इम्पोर्ट एक्सपेंसिव। अगला सवाल देखते हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू टोटल लाइबिलिटी इज कॉल्ड व्हाट? इसे कहते हैं हाई पावर मनी। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू टोटल लाइबिलिटी इज कॉल्ड हाई पावर मनी। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to total liability is called high power money. अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPCI? ये देखिए दोस्तों, जितने भी आप पेमेंट गेटवे, पेमेंट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें देखते हो ना, कार्ड वगैरह, वो सब रेगुलेट करने का कौन काम करता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये काम करता है। सो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPCI? विच इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल डिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। भारत में जितने भी रिटेल पेमेंट करते हो यही देखता है, जैसे UPI, भारत बिल पेमेंट, मोबिलिटी कार्ड, रुपे कार्ड, ये सब कौन लेके आया है? ये NPCI ही लेके आया है। सो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2008 में फाउंड किया गया था अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 वाले के तहत। इट हैज़ हेडक्वार्टर इन मुंबई। रुपे कार्ड हो गया, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हो गया, भारत इंटरफेस हो गया फॉर मनी जिसे भीम कहते हैं, UPI हो गया, भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो गया, ये सब सर्विसेज NPCI देता है। अगला सवाल देखते हैं। द एम ऑफ डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम वाज टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स टू whom? द एम ऑफ डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम वाज टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन टू, आंसर होगा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि भाई नॉर्मल लोगों को तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लो, लेकिन जो वीकर सेक्शन है उनको सस्ते रेट पे लोन दो। सो डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इन 1972। दिस स्कीम वाज इंटेंडेड टू हेल्प पीपल हु आर at below poverty line. This scheme gives loan at 4% interest rate. बहुत सस्ते दरों पे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। If Reserve Bank of India reduces the cash reserve ratio, it will have what? जब अगर RBI जो है CRR कम कर देगी तो मतलब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा। बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन जो है इंक्रीज होगा, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा, बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे। सो ये इंक्रीज करेगा क्रेडिट क्रिएशन को। सो कैश रिजर्व रेशियो जो है इट इज़ द शेयर ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज़ मैंडेटरी बाई RBI टू बी मेंटेन्ड विथ RBI। वो RBI में कैश के फॉर्म में, लिक्विड कैश के फॉर्म में जमा करना पड़ता है। अगर इसको RBI कम करेगी तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो बैंक ज़्यादा लोन देगी, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। व्हाट इज़ बैंक रेट? बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिस पे बैंक जो है RBI से पैसा लेती हैं, RBI से पैसा लेती हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। So it is the rate at which central bank of country advance loans to other banks in the country. आंसर होगा A। अगला सवाल देखेंगे। The nationalization of major commercial banks took place in, 2 बार हुआ था, एक बार 1969 में हुआ था और एक बार 1980 में भी हुआ था। 1969 में हुआ था जब, तो ये हुआ था कुछ 14 मेजर बैंकों के साथ, और फिर दोबारा
इसमें 6 और कमर्शियल बैंक का हुआ 1980 में। तो देख सकते हैं कि जुलाई 1969 में 14 नेशनल बैंक को कमर्शियलाइज किया गया था, कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया था सॉरी, एंड इन अप्रैल 1980 अनदर 6 कमर्शियल बैंक्स वेर टेकन ओवर बाई गवर्नमेंट। प्रेजेंटली देर आर टोटल 12 नेशनलाइज बैंक्स। वो 12 नेशनलाइज बैंक आज के डेट में कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि मर्जर बहुत सारों का हो गया है। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक एक नेशनलाइज बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसमें देना बैंक, विजया बैंक ऐड हो गया था, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मिल गया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियाज़ ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, पीएनबी को इस अभी अलग ही रखा गया, इंडियन बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये 12 नेशनलाइज्ड बैंक है भारत में। अगला सवाल देखते हैं, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म लोन, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट लोन टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड व्हाट। तो शॉर्ट टर्म पे जो देता है वो रेपो रेट पे दिया जाता है, बैंक रेट पे थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट है जिसमें आरबीआई खुद पैसा लेती है बैंकों से। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो कि कुछ पैसा बैंकों को कैश के तौर पे आरबीआई में जमा करना होता है। तो आंसर होगा इस केस में ए। अगला सवाल देखते हैं, द रीजनल रूरल बैंक्स वेर इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश ऑन रूरल क्रेडिट। तो इसमें जो कमेटी का रिकमेंडेशन आया था वो नरसिम्हा कमेटी का आया था और 2 अक्टूबर 1975 में पहला आरआरबी बन भी गया था। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ, जिसे हम CBDT बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। इनका अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा 4 साल के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक जो था वो था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का पहला जो डेवलपमेंट बैंक था वो था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको 1948 में बनाया गया था दोस्तों, 1948 में। अगला सवाल देखते हैं, एट रीजनल रूरल बैंक द शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर इसमें 50% होता है दोस्तों, और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है इसमें 15%, बाकी 35% जो होता है वो स्पॉन्सर बैंक का होता है। ये कॉम्पोजिशन याद रखिएगा, आंसर इस केस में होगा सी। विच बैंक इज रेफर्ड टू द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आंसर होगा सेंट्रल बैंक। यहाँ पे आरबीआई होना चाहिए, सेंट्रल बैंक भी सही है। सेंट्रल बैंक जो होता है किसी भी देश का, यानी कि भारत में आरबीआई है, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। किसी के पास पैसा नहीं मिलेगा तो आरबीआई के पास जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग खत्म हुआ। अगला टॉपिक है इन्फ्लेशन।